नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है चारों तरफ शोरगुल मची हुई है और अमूमन जो है ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुंची कि आप लगातार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर खबरें देख रहे हैं। कई सारे चैनल जो है इसको कवरेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो है खबरें परोस रहे हैं। आखिर संभवत प्रत्याशी कौन होंगे भाजपा से, बार बार जिक्र हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के पुत्र को जो है दोबारा इसमें चांस मिलेगा। वहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिस तरह आपके जगन्नाथ महतो जी के मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को मिला था, तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक विरासत होती है वो संभालते हुए सोमेश चंद्र सोरेन जी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट देने वाली है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का बात भी सामने आ रहा है। जयराम महतो की जिस तरह कद बढ़ रही है, जिस तरह सभाएं वो कर रहे हैं, तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि पिछले बार उनकी जो कैंडिडेट रही है घाटशिला विधानसभा में वो 8000 वोट प्राप्त हुई थी, तो उनको इस बार ज़्यादा प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं वो डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाले हैं। तो सारा चीज़ें जो है एनालिसिस आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि क्या यदि बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलती है तो किन चीज़ों से जो है उनको फ़ायदा पहुंचेगी और कौन सी चीज़ें जो है उनको नुकसान पहुंचाएंगी। सोमेश चंद्र सोरेन की बात करें तो उनको बताया जा रहा है कि सहानुभूति वोट प्राप्त होगी और तमाम चीज़ें जो हैं सामने आ रही है। इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का बात भी सामने आ रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यदि वहाँ कैंडिडेट देता है तो किसको नुकसान पहुँचाएगा, और इसको लेकर तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताया भी जा रहा है कि भाजपा को चोट पहुँचेगा। क्योंकि जो 2024 की चुनाव हुई थी, 2024 की विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जहाँ भी चुनाव लड़ी थी वो भाजपा का वोट जो है कहीं ना कहीं काटने का काम किया था और कहीं ना कहीं भाजपा को चोट पहुँचाने का काम किया था। जेएमएम को भी चोट पहुँचाई थी, लेकिन भाजपा को ज़्यादातर चोट पहुँचाई थी। तो अब जो है हम बात करेंगे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जयराम महतो जी का। जयराम महतो यदि वहाँ कैंडिडेट्स देते हैं तो सबसे बड़ा चुनौती क्या होगा। अब तक आपके दिमाग में भी ये साफ होगा कि कुर्मी एसटी आंदोलन होने वाला है, रेल टेका होने वाला है। जो अजित प्रसाद महतो जी हैं उन्होंने घोषणा कर दिया है कि बहुत जगहों में, लगभग 100 जगहों पे जो है वो रेल टेका करेंगे इस बार, और इस बार सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और जो एसटी सूची में सूचीबद्ध होना चाहते हैं कुर्मी समुदाय, वो इस बार लेके रहेंगे, होके रहेंगे। और इसका हमेशा से जो है आदिवासी समुदाय विरोध करती रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जयराम महतो की सबसे बड़ी जो जयराम महतो के सामने जो चुनौती होगी वो होगी आपको एसटी आंदोलन से खुद को दूर रखना या फिर उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना। क्योंकि यदि वो एसटी आंदोलन में नहीं जाते हैं तो कुर्मी समुदाय का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है उनसे नाराज़ होगी, और यदि वो जाते हैं तो संथाल वोट, जो कि घाटशिला विधानसभा की बात करें तो घाटशिला विधानसभा में डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। सबसे ज़्यादा वोट का जो चंक है वो संथाली वोट्स हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं संथाली वोट्स जो है जो प्रभावित हुई हैं, जिस तरह नगड़ी में देवेंद्रनाथ महतो घुसे थे हल लेकर, और कहीं ना कहीं वो जो इमेज क्रिएट हुआ था कि हम जो है झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, हम आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जो बढ़त मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। क्योंकि जो ये मुद्दा है एसटी सूची में सूचीबद्ध होना, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत अंदर तक इससे जो है आदिवासी समुदाय जुड़ी हुई है। आदिवासी समुदाय को ये लगता रहा है कि यदि कुर्मी समुदाय एसटी सूची में सूचीबद्ध होती है तो ऐसा होगा कि हमारा खाने का हिस्सा जो है, हमारा थाल का परोसा हुआ खाना, वो हिस्सा हो जाएगा, वो बट जाएगा, वो अपना हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि कुर्मी समुदाय जो है वो बहुत विकसित समुदाय है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यदि वो एसटी सूची में सूचीबद्ध होते हैं तो जो फ़ायदा सरकार देती है एसटी समुदाय को, वो फ़ायदा ज़्यादातर कुर्मी समुदाय उठाएगी। तो इसी को लेकर हमेशा से नाराज़गी रहा है कुर्मी समुदाय का और उनका माफ़ कीजिएगा एसटी समुदाय का। तो हमेशा से जो है उसका एसटी आंदोलन का वो विरोध करते रहे कि वो आदिवासी सूची में उनको सूचीबद्ध होने नहीं देंगे। ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा चुनौती जयराम महतो के सामने ये होगा। लेकिन और एक चीज़ें जो देखा जाए, यदि 2024 की विधानसभा चुनाव को देखें तो सबसे बड़ा चुनौती 2024 में जयराम महतो के लिए ये था कि जो अपने कैंडिडेट्स उन्होंने दिए थे, जो जिनको चुनाव उन्होंने लड़ाया था, तो वो जो है ऐसे कैंडिडेट्स को दे जो विश्वसनीय हो। और क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि गांडिया से रिजवान अंसारी जी को टिकट दिया गया था, बहुत भरोसा करते थे जयराम महतो, बहुत करीबी उनको मानते थे, लेकिन ऐन टाइम पर जो है कहीं ना कहीं वो अपना नाम वापस ले लिए और
अब तो आप देख ही रहे हैं उनकी जो जेएमएम में जाने के बाद उनकी स्टेटस क्या बढ़ चुकी है, कद बढ़ चुकी है। तो आप समझ ही रहे होंगे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सीधी नहीं बोल के भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ऐसा कैंडिडेट्स को देना, ऐसा कैंडिडेट की चयन करना होगा जयराम महतो जी को, जो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में लड़े और बखूबी लड़े। ऐसा ना हो कि आखिरी समय पर जो है वो अपना नाम वापस ले ले, क्योंकि भाजपा को ये समझ में आ गया है कि घाटशिला विधानसभा में यदि चुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ता है तो कहीं ना कहीं जेएमएम को ये फायदा पहुंचाएगा और बीजेपी को ये हानि पहुंचाएगी, क्योंकि कुर्मी का एक बड़ा वोट बैंक भी वहां पे है, जनरल की एक बड़ी वोट बैंक भी वहां पे है, ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है वहां पे घाटशिला में। तो ये एक बड़ा चुनौती होगा कि जयराम महतो एक अच्छा कैंडिडेट, एक विश्वसनीय कैंडिडेट को चुने जो चुनाव लड़े, जो पार्टी के प्रति ईमानदार हो, और जो चुनाव लड़े ऐसा ना हो कि वो नाम घोषित उनको कर दे, कैंडिडेट बना दे और बाद में नामांकन वापस अपना कैंडिडेट ले ले और दूसरे दल में शामिल हो जाए। तो ये एक बड़ा चुनौती होगा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में यदि हार होती है तो बहुत बड़ा साख को चोट नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि घाटशिला विधानसभा चुनाव, घाटशिला क्षेत्र जो है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने इतनी पकड़ मजबूत वहाँ नहीं बनाई है, सभाएं बहुत कम हुई है और बहुत बड़ा चोट नहीं लगता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी को मोर्चा को पहुँचेगा यदि वो वहाँ चुनाव हार जाते हैं या फिर कोई साख पर चोट पहुंचेगा जयराम महतो का। लेकिन यहाँ पे जेएमएम और भाजपा की साख पर जरूर चोट पहुंचेगी, क्योंकि एक तरफ जिनके पिताजी मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, अब झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, वो चुनाव वहाँ जीते थे और उनका पुत्र को चांस मिलता है और वो नहीं सीट को बचा पाते हैं, तो उनके लिए एक साख की बात होगी। और जेएमएम जब सोमेश चंद्र सोरेन की बात करें तो उनके लिए सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट होगी विधानसभा चुनाव जीतने की तो वो होगी, पहला बात तो है सहानुभूति वोट, जो बहुत बार हम देख चुके हैं। आप ईचागढ़ में आप देख सकते हैं, आप बेबी देवी जी की बात करें तो वहाँ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट काम करती है और कहीं ना कहीं वो उनको एक बढ़त देगी। इसी के साथ मैया समान योजना की बात सामने आ रही कि मैया समान योजना के तहत पैसा आ रही है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि 1-2 महीना सरकार दे पाएगी, उसके बाद सरकार नहीं दे पाएगी, लेकिन सरकार लगातार पैसा भेज रही है और पैसा भेज रही है। तो कहीं ना कहीं जो महिला वर्ग में एक खुशी है जब पैसा आ रही है लगातार, अब तक हमें लगता है 5-6 किस्त आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पे होगा। और तो कहीं ना कहीं इससे जो है सोमेश चंद्र सोरेन को बढ़त मिलेगी इन चीज़ों से लेकर। और इसी के साथ जो उनके पिताजी ने फील्ड वर्क की थी, जो उनकी पिताजी की कद रही है, वो कद का कहीं ना कहीं फायदा सोमेश चंद्र सोरेन को मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाजपा की, अब बात करते हैं बबलाल सोरेन जी की, अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र की। उनको क्या फायदा, किसमें उनको बढ़त मिलेगी और किससे उनको नुकसान पहुंचेगा। उनको बढ़त मिल सकती है कि वो कैंडिडेट रहे हैं 3-4 माह पूर्व जो है, 3-4 नहीं माफ़ कीजिएगा, 7-8 माह पूर्व जो है चुनाव वो लड़े थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो फील्डिंग की थी, उन्होंने जो सभाएं की थी, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं अब भी है और तो उसका एक उनको बढ़त मिलेगा। और इसी के साथ चंपई सोरेन जी की बात करें तो चंपई सोरेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी पिछले बार बहुत समय नहीं दे पाए थे, क्योंकि पूरा कोल्हान का भार उनके कंधे पर था और बड़े बड़े सभाएं कर रहे थे, हर जगह संथाल भी उनको जाना पड़ रहा था, तो वो समय नहीं दे पा रहे थे। इस बार जो है वो पूर्ण रूप से अपना पूरा समर्थन, अपना पूरा समय वहाँ दे पाएंगे अपने पुत्र के सीट को निकालने के लिए। और इसी के साथ उनके फेस पर जो है वो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। और अमूमन बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी की चेहरा जो है वो कद्दावर नेता के रूप में ही है, वो रूप में रही है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में जो 5 महीने का कार्यकाल रहा उसमें किस तरह उन्होंने जो धड़-धड़ योजनाएं दी थी, किस तरह सौगात दी थी। यहाँ सरायकला विधानसभा की बात करें तो यहाँ डिग्री कॉलेज की सौगात दी थी, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने 5 महीने के कार्यकाल में, छोटी से कार्यकाल में उन्होंने किया था, तो उसका एक जो है उदाहरण वो दे सकते हैं। और ये उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगी कि उनके फेस पर जो है वहाँ पे उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगी बबलाल सोरेन जी की। नेगेटिव पॉइंट की और एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जिस तरह लगातार भोगनाडी में जो मामला हुआ उसको लेकर पूरे झारखंड में चर्चाएं हुई, नगड़ी रिम्स टू जमीन विवाद की बात करें या फिर आप सूर्य नारायण हांसदा की बात करें, तो इन जो ये चीज़ें लगातार हुई, इससे जो है कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग में एक तरह से कहा
एक कहा जाए कि एक मैसेज पहुंची, जो अगवा सरकार की बात वो लोग कर रहे थे, जो अगवा सरकार को उन्होंने चुनकर जो है हेमंत सोरेन को चुनकर जो है उन्होंने सत्ता पर बैठा। तो कहीं ना कहीं एक तबके के जो आदिवासी समाज है उनका भी ये भी कहना है कि हमने अगवा सरकार तो चुना, लेकिन हमारी जल जंगल ज़मीन की जिन्होंने बात की थी, आज जल जंगल ज़मीन हमारा लूट रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है पूरे तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी सक्रिय रहे हैं, तो उनको ये फ़ायदा पहुँचेगा वहाँ पे, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वो उनको ये फ़ायदा पहुंचेगा। और पहला हमने गिना है कि आपको उनका जो प्रभाव है वो है उनका फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, और तीसरा जो है जो 3 चीज़ें सामने आई उसको लेकर जो है वो उनको फ़ायदा पहुंच सकता है।